अबूजा नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले दुनिया में केवल एक ही विदेशी हस्ती को ये सम्मान मिला है और वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट 27 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म। Prime Minister Narendra Modi is the only second international dignitary to be bestowed with this national honor by Nigeria. ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने नाइजीरिया के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और वैश्विक स्तर पर शांति, समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा दिया है। कहते हैं पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं ऐसी बात नहीं होती। हाँ। आईआर में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किसमें कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे। ये वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। देखें, अभी जो दुनिया है ना वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रही है। अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो सिर्फ उसी के साथ ज़्यादा अपना रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय नाइजीरिया में, और दोस्तों नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा ऑनर हमारे देश को, हमारे देश के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ एक पर्सन को दिया गया था जो विदेशी थी, क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ग्रैंड अवार्ड, सर्वोच्च अवार्ड नाइजीरिया की तरफ से, नाइजीरिया के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये दिया जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही। हिस्ट्री खोदी जा रही है कि क्वीन एलिजाबेथ को क्यों दिया गया था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ उस समय ब्रिटिश एम्पायर की क्वीन थी, आपको पता ही है, और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नाइजीरिया भी आता था। तो नाइजीरिया ने एलिजाबेथ को ऑनर किया। इसके बाद क्योंकि भारत की हैवी इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में, लगभग 28 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये 28 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको 2020 के आंकड़े बता रहा हूँ। 4 साल हो गए, भारत की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर एक आंकड़े बताऊँ रफली टाइम्स नाउ के हिसाब से, तो 30 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भारत के निजी कंपनी और सरकारी कंपनी को मिला के। चाइना के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर भारत ही है नाइजीरिया में, तो ये अवार्ड तो बनता था। पाकिस्तान जला हुआ है। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट 27 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म। ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे।
और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका, ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पॉर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, कोई इस्लाम को क्यों उसमें डाला आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? जी मतलब इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम selling to Armenia, France and African countries, 50,000 diaspora, 27 billion की investment in Nigeria, and where you stand at VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता खुद मुतय्यन करेंगे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल, बहुत करीब आएगा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क कहते हैं पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आईआर में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किस में कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता, ये गिव एंड टेक होता है। मुझे क्या दोगे, आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली आईआर में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई? सीधी सी बात है। मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा है 10 सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी में से इंडिया को, पाकिस्तान को इंडिया ने माइनस किया। अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है, इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू जिंदा है तब तक पाकिस्तान एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। तो पाकिस्तान जब तक एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करेगी तो कुछ कुव्वतें हैं उनको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा। स्पेसिफिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनकी इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। पाकिस्तान के हक में तो कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ट्रेड इनके साथ बंद है। अगर हमने कोई चीज़ें मंगवानी है तो हम किधर से मंगवाते हैं, दुबई से आती हैं, वाघा बॉर्डर से हमने वो बंद की हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कोई बात करेंगे। हाँ, शहबाज शरीफ और जो बाकी नवाज शरीफ फैमिली है उनके अपने कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। ठीक है, कितना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए? देखिए, अभी जो दुनिया है ना वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रही है,
अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो सिर्फ उसी के साथ ज़्यादा अपना रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी मेरे है। ख्याल में नहीं होनी चाहिए। हाय अल्लाह क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बस अभी तो मुलाकात यानी कर लेंगे।